राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा माननीय सत्यनारायण व्यास की अध्यक्षता में एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 को इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर संबंधित न्यायालय एवं एडीआर सेंटर कोटा में किया गया तथा तालुका स्तर पर रामगंज मंडी इटावा दिगो सांगोद एवं कनवास में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लगभग 58,363 लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन के लगभग 78,545 मामले सुनवाई हेतु रखे गए, जिनमें राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद, अन्य अधिकरणों, आयोग मंच अथॉरिटी आयुक्त प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रकरण, समनीय दांडिक अपराध, चेक अनादरण के मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना मामले एवं एमएससीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली पानी व बीएसएनएल के बिल के राजीनामा योग्य मामले, मजदूरी भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, किराया सुखाधिकार, निषेधाज्ञा एवं विनिर्दिष्ट पालना आदि दावों से संबंधित सिविल दावे आदि निस्तारण हेतु रखे गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन प्रकरणों, विभिन्न न्यायालय एवं राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद एवं अन्य अधिकरणों, आयोग मंचों अथॉरिटी आयुक्त प्राधिकारियों के क्षेत्र अधिकारियों से संबंधित लंबित प्रकरणों हेतु कोटा मुख्यालय पर 10 बेंचों का गठन किया गया तथा इसी प्रकार उक्त मामलों हेतु तालुका स्तर पर 5 बेंचों का गठन किया गया, जिनमें 2 बेंच रामगंज मंडी, 1 बेंच दिगौद, 1 इटावा व 1 बेंच सांगोद में गठित की गई। कोटा मुख्यालय से संबंधित कोटा मुख्यालय पर विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय बैंकिंग संस्थाओं के ऋण वसूली से संबंधित तथा बिजली विभाग, बीएसएनएल आदि के बकाया बिलों के वसूली मामले आदि प्री लिटिगेशन के प्रकरणों को आपसी समझ से निस्तारण हेतु रखे गए। उक्त मामलों में पूर्व से ही इस कार्यालय से पक्षकारों को उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किए गए तथा एडीआर सेंटर में पैनल अधिवक्ता द्वारा नियमित रूप से पक्षकारों की फ्री काउंसलिंग की गई और आपसी समझ एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण के प्रयास किए गए। इस प्रकार अनेकों पक्षकारों द्वारा लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निस्तारण करवाने हेतु एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर कोटा पर उपस्थित होकर अपने प्रकरणों को निस्तारित करवाने का प्रयास किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों हेतु पक्षकारों के आपसी समझाइश लोक अदालत हेतु गठित विभिन्न बेंचों के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा की गई। आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कोटा जिले में लंबित प्रकरणों में कुल 49,655 प्रकरण एवं राजस्व प्रकरणों सहित प्री लिटिगेशन के 53,400 मामले निस्तारित किए गए। इस प्रकार कुल 1,03,055 मामले निस्तारित किए गए। उक्त समस्त प्रकरणों में उभय पक्षकारों द्वारा आपसी समझाइश से विभिन्न प्रकरणों का राजीनामा द्वारा निस्तारण कर कई विवादों को समाप्त किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सफल आयोजन के लिए आज से 2.5 माह पूर्व से ही विभिन्न न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी गण एवं कोटा बार काउंसिलिंग के समस्त अधिवक्ताओं द्वारा अथक प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त इस लोक अदालत की सभी बेंचों के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा पूर्ण सक्रियता एवं उत्साह से अपना योगदान देकर अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग किया गया। इस लोक अदालत के माध्यम से लगभग 30 से 35 जोड़ों को फिर से मिलाकर उनके दाम्पत्य को फिर से नया जीवन प्रदान किया गया। ये किस तरीके जो है निस्तारण किया जा रहा है, कितनी बेंच लगाई गई है? आज इस वर्ष की चौथी और आखिरी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और कोर्ट पेंडिंग केसेस दोनों ही प्रकार के केसेस रखे जाते हैं। प्री लिटिगेशन के बिजली विभाग के, बैंकों के, वित्तीय संस्थानों के और गैस, एलपीजी गैस के
और टेलीफोन के इन प्रकार के प्रकरणों को रखा जाता है जिनमें कोई डिफ़ॉल्ट का मैटर हो या कोई वीसीआर हो या और कोई प्रकार की लोन की कार्रवाई की गई हो। उन सब में ही अलग अलग विभाग अपने अपने अनुसार कुछ छूट देते हैं जिससे जनता को बहुत फ़ायदा होता है। और प्री लिटिगेशन में समझाइश से हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि जनता को पूरी रिलीफ मिले। जो कोर्ट पेंडिंग केसेस हैं उनमें भी जो राजीनामा योग्य प्रकरण होते हैं, जैसे कि सिविल के मामले हैं या दाम्पत्य जीवन से संबंधित विवाद हैं या एमएसीटी के केसेस हैं या छोटे आपराधिक प्रकरण हैं, एमवी एक्ट के चालान हैं, इस प्रकार के केसेस को भी समझाइश के माध्यम से निपटाने हेतु लोक अदालत में रखा जाता है। कितनी बेंच लगी मैडम इस बार? आज कोटा हेडक्वार्टर पे 10 बेंचेस का गठन किया गया है और रामगंज मंडी पे 2, दिगोद में 1, इटावा में 1 और सांगोद में 1। तो ये सभी बेंचेस का गठन किया गया है और सभी बेंचेस में प्री लिटिगेशन और अपने पेंडिंग केसेस दोनों ही रखे गए हैं। कुल कितने मामले रखे सर इसमें? अभी तो देखिए जो रेफ़र होके आते हैं वे लगभग 40,000 के आसपास रेफ़र हुए हैं, दोनों ही श्रेणी में केसेस। बाकी जैसे जैसे केसेस हमारे यहाँ पे और जो पक्षकार खुद से आ जाते हैं उनके भी मामलों को तुरंत ही टेकअप किया जाता है और वे भी फिर बाद में हमारे इस आंकड़े में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आज केडीएल और जेवीएनएल की जो बेंच लगी है, इस बार हमने बार रूम में बार के सहयोग से बार के जो नए अध्यक्ष पदाधिकारीगण हैं और समस्त बार का हमें बहुत सहयोग हर लोक अदालत में मिलता आया है। तो उनसे हमने समन्वय स्थापित करके उनके सहयोग से इस बार हमने बार रूम में ही केडीएल और जेवीएनएल की बेंचेस का गठन किया है। मैम, कोटा की बात कर लीजिए, कोटा की स्थिति जो मामला पर्सनली भी उस मामले को देखा है, किस तरीके का वो मामला था? काफ़ी जो पीड़िता थी, जो पीड़ित थे वो काफ़ी परेशान थे। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हर महिला, हर बच्चा जो 18 वर्ष से कम उम्र का है, कोई भी व्यक्ति जो जेल में है या कोई भी व्यक्ति जो SC/ST श्रेणी का व्यक्ति है या फिर कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक की है, वह फ्री लीगल एड के लिए पात्र व्यक्ति है। तो आपने अभी जिन महिला से बात की, ये महिला अभी कुछ 2-5 दिन पहले भी हमारे ऑफिस में आई थी और इन्होंने हमें बताया कि इनका एक दुकान है जिसके खिलाफ सरफेसी एक्ट के तहत बैंक ने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं और अब वो नीलामी की कगार पर है। कुछ अपरिहार्य कारणों से, आर्थिक कारणों से वो बैंक की कुछ किस्तें अदा नहीं कर पाए, जिस वजह से उनका खाता एनपीए हो गया और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये महिला हमारे पास आई थी, इन्होंने अपनी समस्या हमसे बताई, तो हमने इनको फ्री लीगल एड के तहत अधिवक्ता उपलब्ध करवाने के लिए एप्लीकेशन ले ली। पर चूँकि इनकी कार्रवाई अब जयपुर से होनी है, इसलिए उसमें कुछ हमें समय लग सकता है। तो उस समय के लिए जो महिला अभी आई थी वो यही निवेदन कर रही थी कि जब तक हमें इसमें समय लगे तब तक हमारे खिलाफ नीलामी कार्रवाई लेकर के हमारी दुकान न ले ली जाए। बात कही है और अब हम उनसे ये एप्लीकेशन ले करके बैंक से वार्ता करेंगे। मैं सभी से बताना चाहूँगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस तमाम प्रकार के प्रकरणों में समझाइश की कार्रवाई करवाता है और दूसरे विभागों के सहयोग से हम जनता को, दूसरा विभाग भी सभी जनता को सहयोग करने के लिए ही स्थापित किए गए हैं, तो वे भी इस बात को समझते हैं और उन्हें भी एक लीगल माध्यम से जनता को जो भी रिलीफ वो और हम दे सकते हैं उसका प्रयास करें। सर, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट के सख्त निर्देश है और वाणिज्य न्यायालय के भी सख्त निर्देश है कि अगर किसी का लोन संबंधित कोई मामला है तो पहले एक बार मध्यस्थता आवश्यक है। विदाउट मध्यस्थता आप किसी तरह की कार्रवाई नहीं करें। यही रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है सर। देखिए, कमर्शियल एक्ट के प्रकरण तो बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं कि पहले वे मध्यस्थता के माध्यम से ही मध्यस्थता करवाने यहाँ पर आते हैं और मध्यस्थता नहीं होने की सूरत में ही वाणिज्यिक मामले जो हैं वो वाणिज्यिक न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। परंतु विधि में और भी कई उपचार उपलब्ध हैं सभी बैंक्स को, वित्तीय संस्थानों को या और किसी पक्षकार को, तो वे अलग अलग माध्यम से भी इसका कार्रवाई करते हैं। तो ऐसे में मैं ज़रूर, जो आप कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं हर व्यक्ति से ये निवेदन करूँगी कि एक बार मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझाने हेतु ज़रूर प्रयास किया जाए और ये राष्ट्रीय लोक अदालत यही
एक माध्यम है, आप देख रहे हैं कि कितनी जनता यहाँ आई है, तो यहाँ पर भी रिकवरी के मैटर्स बहुत रखे गए हैं जिनमें वार्ता करवाई जाएगी और वार्ता के माध्यम से जो हो जाएंगे वे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे वे विवाद। बाल वाहिनियों को लेकर भी आप लगातार सकते हैं, आप भी जा रहे हैं, किस तरीके जो है ये अभियान चल रहा है और अभी क्या इसमें अपडेट है? कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश में और हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में हमने बाल वाहिनियों के विरुद्ध कार्रवाई की थी। आपने सुना था, न्यूज़ में रिपोर्ट आई थी कि एक बच्चों से भरी हुई वैन पलट गई थी जिसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो उसी पर संज्ञान लेते हुए ये सब कार्रवाई की गई है। मैं सभी से, जनता से ये अपील करती हूँ आज आपके माध्यम से कि जो भी वाहन बाल वाहिनियों का संचालन कर रहे हैं या जो ड्राइवर हैं वे नियमों का सख्त रूप से पालन करें, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा उनके लिए और हमारे लिए और सभी विद्यालयों के लिए सबसे उच्च प्राथमिकता का विषय है। बाल वाहिनियों में फिटनेस, लाइसेंस, उनके जो ज़रूरी दस्तावेजात हैं वे सब कंप्लीट होने चाहिए। जो बाल वाहिनी चालक है वह कभी नशे में नहीं मिले हमें, और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि बाल वाहिनियों में उसकी क्षमता के अनुरूप ही बच्चों को बिठाया जाए।